नमस्कार, माय नेम इज सव्यसाची धर, वर्किंग इन वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर जर्नलिस्ट्स कंपनी। और आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू रीड द हिंदू फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, या मैं एक और स्टेप आगे बढ़ के बोलूँ तो हाउ टू करेक्टली रीड द हिंदू फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने करेक्टली क्यों यूज किया। देखो, इसका एक रीजन है कि आप में से ना बहुत से लोग बच्चे, मुझे ये पता है कि आप लोग हिंदू रोज पढ़ते हो, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का एक कंप्लेन क्या हो जाता है ना कि सर, हम रोज तो हिंदू पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा इंग्लिश का स्टैंडर्ड इंक्रीज नहीं हो रहा है, हमारे नंबर वही के वही आ रहे हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन है कि आप बहुत जगह छोटी छोटी गलतियां कर लेते हो न्यूज़पेपर पढ़ने में, जो आप लॉन्ग टर्म में उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता आपको न्यूज़पेपर का। तो यही सब बातें जो मेरा खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा और कैसे मुझे लगता है कि बेस्ट वे हो सकता है एक एस्पिरेंट के लिए कि वो न्यूज़पेपर को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए उसका। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और लास्ट में मैं आपको एक बकायदा एक पीडीएफ खोल के न्यूज़पेपर का पढ़ के दिखाऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, अच्छा लगेगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते। तो सबसे पहली बात कि वाई द हिंदू, वाई द हिंदू, इसका रीजन देखो। सबसे पहला रीजन क्या है ना, स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। जो हिंदू में जो आपका इंग्लिश का स्टैंडर्ड लिखा होता है ना, स्टैंडर्ड, वो कोई भी न्यूज़पेपर से, एक मिनट, हाँ, जो इसका जो स्टैंडर्ड होता है ना इंग्लिश का, इट इज बेटर देन एनी अदर न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज़पेपर से ना इसका जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड होता है ना, मैंने बहुत से न्यूज़पेपर पढ़े। हिंदू पढ़ने से पहले मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, फिर फिनेंशियल टाइम्स पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा, फिर हिंदू पढ़ा। तो इन सब के बाद ना मुझे लगा कि हिंदू का जो इंग्लिश लिखने का जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें जो ड्राफ्टिंग का स्टैंडर्ड है, वो दूसरे न्यूज़पेपर से काफी काफी बेहतर है। और यूपीएससी वाले भी आपने देखा होगा कि यूपीएससी के सारे बंदे ना, वो इंग्लिश हो या आपका करंट के लिए हो, करंट अफेयर्स के लिए हो, वो हमेशा हिंदू ही पढ़ते हैं, कोई दूसरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है, ये हो गया पहला रीजन आपका। अब दूसरा रीजन देखते हैं, वोकेब कम। देखो, वोकेब कम डायरेक्टली, डायरेक्ट, इस बात पे ध्यान दो बेटा। वोकेब्स कम डायरेक्टली इन द एग्जाम। एग्जाम में ना जो वोकेब पूछे जाते हैं ना, कभी कभी देखा गया है कि डायरेक्टली हिंदू से उठा के आपका वोकेब पूछ लिया, किसी का सिनोनिम से या एंटोनिम मुझे पूछ लिया। तो ये बात हो गया कि वोकेब डायरेक्टली आ जाते हैं कभी कभी। तीसरी बात, मोस्ट ऑफ द टाइम आरसीज आर सिंपली कॉपीड फ्रॉम द हिंदू। कि बहुत से टाइम में ऐसा देखा जाता है कि आरसी जो होता है ना, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आरसी, ये क्या होता है कि हिंदू के एडिटोरियल से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है, एसबीआई पीओ का एग्जाम था शायद, मैं देने गया, तो उसमें जो आरसी पूछा था ना, दो आरसी पूछा था शायद, वो दोनों के दोनों आरसी ना, मान लो 20-25 दिन पहले या एक महीने पहले के न्यूज़पेपर से आए थे। और मैंने वो पढ़ा हुआ था एडिटोरियल, वो सेक्शन मैंने पढ़ा हुआ था, क्योंकि मैं रोज एडिटोरियल पढ़ता था। तो मुझे क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ है ना, जो आरसी का जो रीडिंग टाइम था, या बहुत से पॉइंट वो आरसी पढ़ने से पहले ही मुझे बहुत सी चीजें पहले से ही पता थी उसके बारे में, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था। उससे मुझे क्वेश्चन के आंसर करने में बहुत मदद हुआ। ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट दो, इंप्रूव योर ग्रामर। अब ग्रामर कैसे ये इंप्रूव करेगा भाई, ग्रामर का तो कुछ होता नहीं है। देखो, इसका एक मैं एक रीजन बताता हूँ। आप लोग के पास जब आप लोग जब इंग्लिश का एरर डिटेक्शन करते हो ना, तो क्या करते हो आप, रूल्स तो मैक्सिमम टाइम अप्लाई करते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश का एक हैबिट होगा ना, इंग्लिश का ग्रामर क्या होता है, ग्रामर आपको ये बताता है कि इंग्लिश में आपको देखना, ग्रामेटिकली अगर एरर होगा ना कोई भी सेंटेंस, तो आप जब पढ़ोगे ना, तब आपको कैसे अजीब सा लगेगा वो सेंटेंस। लेकिन अगर वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा तो आपको लगेगा नहीं। तो देखो, जब ये ग्रामर आपका, जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो ना, इसमें बहुत स्टैंडर्ड ग्रामर देते हैं, तो रोज कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, हिंदू की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होता है ना कि आपका जो पढ़ते पढ़ते एक आपका विजुअल मेमोरी में एक चीज आ जाता है। विजुअल मेमोरी में एक चीज आता है कि जब भी आप एक लाइन पढ़ोगे ना, जब भी आप एक लाइन पढ़ोगे ना, एक ऐसे लाइन पढ़ रहे हो ना, तब आपको पता चल जाएगा कि यार, रीजन क्या है मुझे पता नहीं है, ये क्यों एरर है। आपको ऐसा लगेगा ना, मुझे नहीं पता कि ये क्यों एरर है, ये सेंटेंस, ये नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है देख के ना, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। तो आपको तो एग्जाम में ये नहीं पूछा है ना कि क्यों गलत है, आपको सिंपली यही पूछा है कि कहाँ गलत है, कौन सा पार्ट एरर है। तो ये हो गया कि इंप्रूव्स योर ग्रामर। अब आगे बढ़ते कि आपको क्या क्या करना है। देखो, डूज मैंने लिखा है, उसके बाद हम डू नोट्स पे डिस्कस करेंगे कि हिंदू पढ़ने के टाइम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें करना है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला बात पॉइंट आता है कि वोकेब। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा आता है ना, वो होता है कि हमारा वोकेब। वोकेब, कि वोकेब हमें कैसे पढ़ना है हिंदू से, कैसे हमें नोट डाउन करना है, कैसे हमको वोकेब का यूज करना है। देखो, वोकेब का जो इस्तेमाल होता है ना, वोकेब जब आप पढ़ते हो ना, तब आप क्या करते हो ना, सिर्फ वोकेब लिखते हो और साथ में उसका जस्ट मीनिंग लिख के छोड़ देते हो।
जस्ट मीनिंग लिखोगे और वोकेब लिख दोगे, ऐसा करते करते 1 2 3 ऐसे करते करते लिखते जाओगे अपने कॉपी में। तो सबसे पहली बात, ये गलती मत करो। ऐसे करोगे ना 100, एक महीना पढ़ लोगे ना पेपर, आपके पास 100 क्या 200 प्लस वोकेब, नए वोकेब आ जाएंगे। तब क्या करोगे ना, भूल जाओगे पिछले पिछले वाले वोकेब। तो आपको क्या करना है ना, आप जब भी कोई वोकेब आपको नया मिले पेपर से, जब भी कोई नया वोकेब मिले, आप क्या करो, उसका मीनिंग लिखो पहले। ये हो गया, पहले जस्ट मीनिंग लिख लो। नीचे लिखो, आप एक सेंटेंस लिखो, सेंटेंस लिखो आप उसके साथ एक, फिर आप साथ में ना एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम, ये दोनों चीजें साथ में, मान लो ये एक दो एंटोनिम दो सिनोनिम दो एंटोनिम आपने लिख लिए। तब क्या होगा ना कि आप देखो, इंग्लिश आज तक आपने जितने भी वर्ड सीखे हैं ना, आपको क्यों याद है? क्योंकि सेंटेंस लिखने का क्या क्या मीनिंग होता है ना, कि वोकेब के साथ, क्योंकि आपने आज तक जितने भी वर्ड सीखे हैं वो क्यों आपको याद है आज तक? क्योंकि आपको उनका यूसेज पता है, आपने सेंटेंस में इनका यूसेज किया है, उसके चलते आपको ये वर्ड आज तक याद है। तो अब जब भी कोई नया वर्ड मिलेगा ना, वोकेब मिलेगा, अगर आपने एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लिया, मैं तो बोलूंगा कि आप खुद से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करो, ये खुद का एक बनाया हुआ सेंटेंस लिखो उस वोकेब के साथ। अगर बन भी नहीं रहा है ना, इंटरनेट की हेल्प लो, या पेपर्स में जो जिस कंटेक्स्ट में वो सेंटेंस लिखा है उसको आप लिखो। तब क्या होगा ना कि वो वोकेब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, आप बहुत लंबे टाइम तक ना वो इस वोकेब को नहीं भूल पाओगे। तो ये एक पॉइंट हो गया, वोकेब को आपको ऐसे पढ़ना है न्यूज़पेपर, जो बता रहा था ना मैं कि वोकेब को बच्चों को कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है आपको। वोकेब की सेंटेंस के साथ करके देखना, आपको याद जरूर रहेगा, 100% रहेगा। पॉइंट नंबर 2 होता है आपका रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन करना कैसे? देखो, आज आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, आज पढ़ा आपने न्यूज़पेपर, तो आपने उससे मान लो 10 वोकेब लिखे, 10 लिख दिए वोकेब, 10 प्लस वोकेब आपने लिख दिए। अब जब कल का न्यूज़पेपर आएगा ना, टुमारो का जब न्यूज़पेपर आएगा, तब आपको सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले ये जो 10 वर्ड विथ सेंटेंस, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो आज आपने याद किए होंगे ना, उसको सबसे पहले रिवाइज करना है। सबसे पहले उसको रिवाइज करो, फिर जाके ना आज का न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर जाके आज का न्यूज़पेपर पढ़ो, और ये प्रोसेस डेली कंटिन्यू रखो। जैसे 3 दिन हो गए ना आपका न्यूज़पेपर पढ़े हो, जब तीसरे दिन में आप आओगे ना, उससे पहले बाकी जो 2 दिन होगा ना, उन 2 दिनों का देखना, आपको 5-5 मिनट लगेंगे वो रिवाइज करने में। रोज आप पढ़ते जाओगे ना, ऐसा करते देखना हजारों के हजारों वर्ड आपको याद रह जाएंगे। रोज जस्ट न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले, उससे पहले 5 दिन, 1 दिन या 2 दिन का जितना भी आपने वोकेब लिखा होगा ना, टोटल टोटल जो जितना भी वोकेब आपने लिखा होगा ना, उन सबको एक बार रिवाइज करो, फिर जाके आज का न्यूज़पेपर पढ़ो और उसके वोकेब लिखो। ऐसे आपको अगर करते जाओगे ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका वोकेब स्टोर हो जाएगा, भूलोगे नहीं आप, देखना इसको यूज करके। और तीसरा पॉइंट बात आता है कि हमारा पीडीएफ, कि पीडीएफ ये मैंने क्यों लिखा, देखो, प्रेफर पीडीएफ वर्जन ओवर फिजिकल कॉपी, प्रेफर पीडीएफ वर्जन ओवर फिजिकल कॉपी। आप इसका रिलीवेंस देखो। अब क्या होता है कि आप पीडीएफ वर्जन ही क्यों पढ़े, फिजिकल कॉपी क्यों ना पढ़े? देखो, आप जब एग्जाम दे रहे होंगे ना, आपके देखो न्यूज़पेपर पढ़ने का एक और एडवांटेज क्या होता है ना, कि इससे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। जब आपको लंबा लंबा आरसी दिया रहेगा ना पेपर में, तब आप देखोगे कि रीडिंग स्पीड आपकी अगर अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, आपका अगर रेगुलर प्रैक्टिस रहा होगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, तब आप देखोगे कि बहुत जल्दी 1 2 3 मिनट में ना आप आरसी पूरा खत्म कर रहे हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका रीडिंग स्पीड बना हुआ है। अब देखो, अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो, एग्जाम में कहा आपका आरसी आपको कहाँ मिलने वाला है? पेन एंड पेपर में तो नहीं मिलने वाला है ना, आपको मिलेगा स्क्रीन पे, कंप्यूटर के स्क्रीन में। अगर पहले से ही आपका हैबिट होगा ना कंप्यूटर स्क्रीन से वो पैसेज पढ़ने का, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का पीडीएफ से, पीडीएफ आपका हिंदू के वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगा, और वो फिजिकल पेपर से उसका सब्सक्रिप्शन भी कम आता है। तो आपको जब हैबिट रहेगा ना स्क्रीन से पढ़ने का जब हैबिट आपका पहले से ही बना रहेगा ना, आप देखना कि बहुत जल्दी फिजिकल पेपर से भी पढ़ के आपका जितना स्पीड आया ना, उससे भी ज्यादा स्पीड आ जाएगा। शुरू शुरू में दिक्कत हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पीड में आप आरसी पढ़ सकते हो। तो ये मेरा सुझाव है कि आप पीडीएफ से पढ़ो इंस्टेड ऑफ फिजिकल पेपर। अब आगे बढ़ते हैं कि डोंट्स, क्या क्या हमें नहीं करना है भाई, क्या क्या हमें नहीं करना है, क्या क्या चीजों को हमें अवॉइड करना है, वो सारे पॉइंट पे भी बात कर देंगे। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट हमें डूज है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करना है, दैट इज द डोंट्स। देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है करंट अफेयर। ये मैंने करंट अफेयर क्यों लिखा? नॉट यूजफुल फॉर करंट अफेयर्स फॉर आईबीपीएस। देखो, हिंदू से लोग बोलते हैं कि आप करंट अफेयर्स, बहुत कोई बोलेंगे, मैंने बहुत किसी को देखा है ना, इतना मोटा मोटा कॉपी बना लेते हैं ना, हिंदू से करंट अफेयर्स लिखना शुरू कर देते हैं। देखो, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं लोग, लेकिन आपका अगर आईबीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, मैं अगर आईबीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो मुझे लगता है
या मैंने ये देख भी लिया है खुद के ऊपर भी ट्राई करके कि आईबीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको अगर करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है ना, वो आप हिंदू से तो मत ही करो। इतना टाइम आपका चला जाएगा ना उससे देख देख के, आप खुद का इतना बड़ा आर्टिकल से फिर खुद का करंट अफेयर बनाओगे ना, उसमें आपका इतना टाइम निकल जाएगा ना। बाकी आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है ना जो दिन के आखिर में ना आपका डेली करंट अफेयर्स लिख देते, वही से वो ये आपके लिए वो तामझाम करके वो खुद से लिख देते। तो मेरे मुझे लगता है कि आपको हिंदू से तो आईबीआर करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर करना है ही नहीं। आप वोकैब के लिए पढ़ो, इंग्लिश रीडिंग स्किल के लिए पढ़ो, ग्रामर के लिए पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए तो ए बिग नो, इसके लिए मत पढ़ो। दूसरा पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा होता है स्क्रीनशॉट। ये मैंने क्यों लिखा स्क्रीनशॉट और नीचे लिखा है बिग नो, क्यों? देखो आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं थोड़े से आलसी टाइप के, वो क्या करेंगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे पढ़ेंगे, वहां पे उनको एक वर्ड दिखा, उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे रख देंगे। अब बोलोगे आपके यहाँ स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे रखने पे हर्जी क्या है? आप देखो, स्क्रीनशॉट आप आज लोगे, आज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, कल आज ही आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ये सब मिला के 100 और पिक्स आए, ठीक है, आपने और 20 फोटो क्लिक किया आज, ठीक है, तो 120 फोटो हो गए ना बेटा। 120 फोटो के पीछे जो आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था ना हिंदू, वो 121वां फोटो आप उतना नीचे स्क्रॉल करके जाओगे ही नहीं, आप उतना नीचे स्क्रॉल करके जाओगे ही नहीं, और ये बेचारा जो स्क्रीनशॉट है ना 121वां स्क्रीनशॉट, ये अपने ही जगह पड़ा रहेगा, आप रिवाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर आप कॉपी में लिखोगे, जैसे मैंने बताया था कि आप जैसे कॉपी में लिखोगे ना, तो वो आप रोज रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करने में भी इजी हो गया आपका। स्क्रीनशॉट तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, आप इसको कभी मत लेना स्क्रीनशॉट। अब तीसरी पॉइंट की बात आती है कि डोंट में तीसरी पॉइंट एडिटोरियल। एडिटोरियल आपको कभी भी, अगर आप पूरा पेपर पढ़ने के टाइम भी आपको नहीं मिल रहा है ना पूरा पेपर पढ़ने का, लेकिन आपको अगर पेपर में कुछ भी पढ़ना है ना, आप जस्ट एडिटोरियल सेक्शन पढ़ लो, जस्ट एडिटोरियल सेक्शन पढ़ लो। बाकी आप अगर ना भी हो पाए, फ्रंट पेज सेकंड पेज अगर आपसे ना भी हो पाए ना, आप एडिटोरियल किसी भी हालत में आप एडिटोरियल को स्किप कभी मत करना। ये आपको मत मान के ही चलना है कि मुझे एडिटोरियल स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट मुझे एडिटोरियल पढ़ना है। नेक्स्ट देखो होता है टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन क्या होता है देखो, टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। आप में से ना बहुत से ऐसे मेरे भाई दोस्त हैं ना कि वो बताते हैं कि सर मुझे ना पेपर पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, या सर मैं ना अभी पेपर जो मैं पढ़ रहा हूँ ना न्यूज़पेपर, बहुत टाइम लगा रहा हूँ और मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा है। तो इतना टाइम लग रहा है, मैं दूसरे सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं एक न्यूज़पेपर खत्म करने में। तो इसका एक सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन नहीं, इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो, जब कोई भी नया बंदा ना, जब कोई भी, मैं भी जब फ्रेशर था ना, पहले पहले मैं कभी भी न्यूज़पेपर वो सब पढ़ता भी नहीं था, ठीक है। जब प्रिपरेशन करने आया ना, तो सबसे पहले जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया सबसे पहले, तो मुझे ना रोज के, यहाँ पे तो मैंने 3 घंटे लिखे हैं ना, लेकिन सच बताओ तो मुझे ना 4 घंटे प्लस, 4 आवर्स प्लस मुझे कभी कभी लग जाते थे टाइम। तो मैं सोचता था ना पूरे दिन का, मान लो आप 12 घंटे पढ़ रहे हो ना पूरा दिन का, मान लेते हैं आप 12 घंटे पढ़ रहे हो या 8 घंटे पढ़ रहे हो, मैं तो 12 घंटा पढ़ ही नहीं पाता था, उतना मेरा पोटेंशियल नहीं था। तो उसमें से ना 4 घंटे मतलब एक तिहाई, एक तिहाई टाइम तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में ही निकाल रहा हूँ। तो बाकी सब्जेक्ट में कब पढ़ो, ये सोच के ना बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि सर ऐसा हो रहा है ना कि टाइम सारा ही न्यूज़पेपर पे वेस्ट हो रहा है, तो न्यूज़पेपर अभी स्किप कर देते हैं। लेकिन देखो, सिस्टम को आप समझो, ये टाइम कब लगेगा, ये आपका बिगिनर फेज है, जब आप स्टार्ट करोगे ना पेपर को पढ़ना, इस टाइम में आपको 3 घंटे से 4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ऐसा आपको 15 से 20 दिन ऐसे लगेगा कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप रोज का रोज पढ़ते जाओगे, जो मैंने टेक्निक पहले बताई, जैसे आप वैसे प्रोसेस चलता रहेगा ना, तब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो बिगिनर लेवल है ना, जो बिगिनर लेवल है आपका, बिगिनर लेवल है, उस लेवल को आप क्रॉस कर जाओगे, ये लेवल आप क्रॉस कर जाओगे, तब आपको 3-4 घंटे नहीं लगेंगे। तब जब आप बिगिनर लेवल क्रॉस करोगे ना, तब आप आओगे इंटरमीडिएट लेवल पे। अब इंटरमीडिएट लेवल कब आप टच कर सकते हो? इंटरमीडिएट लेवल 15-20 दिन के बाद ही आप इंटरमीडिएट लेवल में आ सकते हो, आ जाओगे, या मैक्सिमम से मैक्सिमम ना आपको 1 महीने लगेगा कि बिगिनर लेवल आपका खत्म हो जाएगा। तब आप देखोगे ना कि अभी तो मुझे 3-4 घंटे नहीं लग रहे, अभी 3-4 घंटे से कम लग रहे हैं, लेकिन टाइम अभी भी मुझे टाइम
1 घंटा से ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर प्लस लग रहा है। और अभी मुझे पता है कि क्या न्यूज़ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। रीडिंग स्पीड भी मेरी अच्छी हो गई है। तो इस फेज़ को मैं बोलता हूँ कि इंटरमीडिएट फेज़। मान लो 2 घंटे, 1 से 2 डेढ़ घंटे के बीच मुझे आपको अभी टाइम लग रहा है पेपर पूरा खत्म करने में, तो इस फेज़ को मैं बोलता हूँ इंटरमीडिएट फेज़। ये फेज़ आपको 1 महीने के रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अपने आप आपको ये चेंजेस आपको खुद में नज़र आने लगेगी। ठीक है? तीसरा पॉइंट जब बोलते हैं, तीसरे स्टेज को मैं बोलता हूँ कि एक्सपर्ट। अब आप ना न्यूज़पेपर पढ़ने में माहिर हो चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो। ये आपको जब हो जाओगे एक्सपर्ट, तब आप देखना ना कि 1 घंटे के अंदर विद इन 1 आवर आपको अभी लग रहा होगा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन आप मेरे बताए रास्ते पे अगर चलोगे ना, देखना कि 1 घंटे के आसपास अंदर ना आपको पूरा पेपर खत्म हो रहा है। तब आप एक एक्सपर्ट हो रहे हो। उससे ऊपर आप जा नहीं पाओगे। 1 घंटा तो लगेगा भाई, पूरा एक इतना बड़ा पेपर आता है। तो देखना कि आप 1 घंटे के अंदर ना आप पूरा पेपर खत्म कर पा रहे हो। और ये लेवल, ये जो लेवल है ना, एक्सपर्ट लेवल, ये टच करते करते आपको लगभग 2 महीने लग जाएंगे। तो अभी आपको समझाने के लिए ना मैं द हिंदू का एक पीडीएफ ले रहा हूँ। इस पीडीएफ में आप देखो, पीडीएफ में जो एक स्टैंडर्ड पीडीएफ है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पीडीएफ से आपको पढ़ना है। देखो, इसका सबसे पहला न्यूज क्या है, गवर्नमेंट रेजेस अलर्ट ऑन डेल्टा प्लस। जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलर्ट रेज किया है। तो इसमें देखो, सबसे पहला सेंटेंस आपको क्या मिल रहा है, एडवाइजरी टू स्टेट्स कॉल फॉर सैंपल फॉर एपिडेमियोलॉजिकल कोरिलेशन। एडवाइजरी टू स्टेट कॉल फॉर मोर सैंपल्स फॉर एपिडेमियोलॉजिकल कोरिलेशन। यहाँ पे देखो, ये पूरा सेंटेंस आप सबसे पहले पढ़ोगे, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे आपको दिखता होगा कि दो वर्ड ऐसे होंगे, जैसे एपिडेमियोलॉजिकल हो गया एक वर्ड, और दूसरा होगा कोरिलेशन। अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है ना, सबसे पहले आप तो बेटा इन दोनों वर्ड का मीनिंग निकालो गूगल से। इन दोनों वर्ड का मीनिंग लिखो, विथ सेंटेंस लिखो। फिर आप इस सेंटेंस के साथ, इस ये जो सेंटेंस है ना, एडवाइजरी टू स्टेट्स, इसके साथ इन दोनों का वर्ड को बिठा के आप पूरा सेंटेंस को समझो। आज आपने शायद 5 ही लाइन पढ़ोगे आप पेपर से, नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, आप एक 5 ही लाइन पढ़ोगे, लेकिन आपको ये मानना है कि आप मुझे पांचों लाइन पूरा 100% समझ में आना है, विद वोकेब एवरीथिंग कैसे हो रहा है। ये हो गया पहला। फिर आप आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ोगे ना, फिर आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है कि the union government has warned the states that the delta plus variant, which is currently the variant of concern, has increased transmissibility, stronger binding to receptors of lung cell, and potential reduction in monoclonal एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ये पूरा सेंटेंस पहले पहले लाइन में ना, जो एक सेंटेंस पूरा रहता है ना, उसको पूरा पढ़ो पहले बार। समझ में नहीं आएगा, आधा वर्ड समझ में आए, आधा समझ में नहीं आया, अब इसको ब्रेक करके करके पढ़ो। द यूनियन गवर्नमेंट हैज वर्न मतलब तो वार्निंग देना तो पता है आपको, किसको दिया, द स्टेट को वार्निंग किया, दैट क्या वार्निंग किया, दैट डेल्टा प्लस। देखो मैं एग्जैक्टली कैसे आपको पढ़ना है वो दिखा रहा हूँ। डेल्टा प्लस वेरिएंट व्हिच इज करेंटली, जो अभी करंटली का मतलब होता है अभी, व्हिच इज करंटली ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट क्या होता है, उसका जो प्रकार है। कंसर्न का मीनिंग क्या हो गया, कंसर्न का मीनिंग हो गया चिंता। तो व्हिच इज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, अभी आपको समझ में आ गया होगा, इस कोमा तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। हैज इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी, हैज इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जो जल्दी फैलता है। तो इसमें ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, जल्दी जल्दी फैल जाता है। स्ट्रोंगर बाइंडिंग टू रिसेप्टर ऑफ लंग सेल, स्ट्रोंगर बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स ऑफ लंग सेल। रिसेप्टर का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, अगर नया वर्ड होगा तो आप रिसेप्टर का मीनिंग देखोगे। ऑफ लंग सेल,